गुड मॉर्निंग। अब हम नेक्स्ट इकाई शुरू करते हैं। अगली इकाई है पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस इकाई में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन नंबर 29 और ये यहाँ में आता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट अलग अलग होते हैं क्योंकि ये बड़ी इकाई है। हमने +1 में जब आवर्त सारणी का चैप्टर कराया था उस समय ही आपको मैंने बता दिया था कि पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी से याद करने +2 में ही आता है। यद्यपि +1 में आपके 2 इसके पार्ट हैं, वर्ग 13 और 14। आवर्त सारणी के जो 18 वर्ग है उनमें से 6 वर्ग पी ब्लॉक के हैं। इसकी हमने परिभाषा बताई आपको कि पी ब्लॉक, पहले से मैं परिभाषा ऐसे तत्व जिनके संयोजकता कक्ष में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन लगातार पी उपकोष में भरे जाते हैं या पी उपकोष में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके संयोजकता कक्ष में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन लगातार पी उपकोष में भरे जाते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 यानी कि 6 वर्ग हो गए। 6 का मतलब इसमें पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए ये 6 ही वर्ग तत्व है। आपने +1 में इनका विन्यास ही बनाया है। देखिए जैसे वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो दूसरे आवर्त शुरू होता है ये बोरोन, वर्ग 13 बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, एलोजन परिवार और उत्कृष्ट गैस। इस प्रकार ये आवर्त 2 से लेकर 6 तक हैं। यानी पहला आवर्त में, दूसरा जो आवर्त में शुरू होता है ये बोरोन से शुरू होता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद में है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, इंडियम। उसके बाद में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडियम बाद में है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम यहाँ हो जाएगा थूलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम यहाँ आ जाएगा टिन, एसन और लेड या एंटीमनी और बिस्मिथ, टेल्यूरियम और पोलोनियम ये रेडियो एक्टिव है। आयोडीन और टेल्यूरियम, एस्टेटिन
जिनॉन और रेडॉन। ये मैंने स्टार इसलिए लगा दिए हैं, ये 16वें का पोलोनियम, 17वें वर्ग का एस्टेटिन और 18वें का रेडॉन। ये उत्कृष्ट तत्व हैं। हालांकि +1 में भी आपको बताया गया था। अब इनके विन्यास, तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2Np1 से 6। इनका एक नंबर का विन्यास पूछ लेते हैं। इस बार बोर्ड में 15 में 16 वर्ग का विन्यास पूछा था, इसलिए इनका विन्यास हमें याद होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए इस वर्ग के तीसरे तत्व का कितना परमाणु क्रमांक है, ये बातें हमें याद होनी चाहिए। तो अगर पूछ ले कि पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए तो इनका विन्यास क्या होता है, NS2Np1 से 6 होता है। अब अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग हो जाएगा। और परमाणु क्रमांक कैसे याद करने से, केवल बोरोन का परमाणु क्रमांक याद है तो इन सभी 30 तत्वों के परमाणु क्रमांक हम बता सकते हैं, रटने की कतई जरूरत नहीं है। कैसे, आवर्त में लगातार बढ़ते क्रम में होंगे, तो यहाँ कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, तो ये परमाणु क्रमांक हो जाएंगे। अब दूसरे और तीसरे आवर्त अंतर कितना है, 8 का अंतर होता है। आप जानते हो कि आवर्त में पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 तत्व। इसके आधार पर अब चूंकि दूसरे और तीसरे में 8 का अंतर है तो यहाँ 8 कर दे 13। उसके बाद लगातार बढ़ा 18। अब तीसरे आवर्त और चौथे आवर्त में 18 का डिफरेंस है, तो 13 18 क्या होता है, 31। उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36। चौथे और पांचवें में भी 18 का अंतर होता है, तो यहाँ 31, 18, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 49 और 32, 81, 82, 83, 84, 85 और 86। इस प्रकार इनके परमाणु क्रमांक लिख दिए जाते हैं। चूँकि हमने +1 में 2 वर्गों का अध्ययन कर चुके हैं। 11वीं में पी ब्लॉक का कार्बन परिवार और नाइट्रोजन परिवार हमने अध्ययन कर लिया है। +2 में इन 4 परिवारों का या चारों वर्गों का हमें अध्ययन करना है। एक परिवार का सामान्य अगर बातें कर लेंगे तो हमें चारों ही वर्गों की सामान्य बातें हैं वो दिमाग में आ जाएगी। कैसे कि पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपस्थिति, परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, गलनांक, क्वथनांक, भौतिक अवस्था, ऑक्सीजन अवस्था। इसके बाद में हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड, ये प्रत्येक इन चारों इकाइयों के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो +2 में 4 परिवार यानी 15 से 18 तक का अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक बात याद रखनी है, इन वर्गों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा मैंने अभी बताया कि 2020 में 15वें 16वें वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था। तो 15 क्वेश्चन नंबर 29 में पहले 4 प्रश्न थे इससे संबंधित, 4 इससे संबंधित थे। पहला पॉइंट क्या था, 15वें वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 16वें वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
15 वर्ग में क्या होगा, NH2NP3, यानी वर्ग 15 में आप जानते हो P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उपकोष में, तो इसे लिखते हैं NH2NP3। 16वें में क्या आ जाएगा, ये तो क्या 15वें वर्ग के लिए, 16वें के लिए NH2NP4, 17वें वर्ग के लिए NH2NP5 और 18वें वर्ग के लिए NH2NP6। ये दोनों विन्यास एक एक नंबर के पूछे गए हैं। अब और क्या पूछता है इस विन्यास में, 15वां वर्ग को बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। तो नाइट्रोजन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन परिवार के दूसरे या तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक क्या है। 16वें वर्ग के दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक, तीसरे का परमाणु क्रमांक, 17वें वर्ग के दूसरे तत्व का क्रमांक और तीसरे का। तो ऐसा हम प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम याद रखेंगे, यदि हमें केवल प्रथम तत्वों का परमाणु क्रमांक याद है तो हम किसी का भी परमाणु क्रमांक गणना के द्वारा बता सकते हैं। कैसे, यदि पूछ ले 15वें वर्ग के दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक, तो अंतर कितना होना चाहिए इसमें, 8 का अंतर, यानी 7 में 8 जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 15। तत्व कौन सा होगा, फास्फोरस। यदि पूछ ले नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक और नाम बताइए, सीधी सी बात है, 7 में 8 और क्या जोड़ देंगे 18, कितने हो गए 33, ये 8 से निकला 33 हो गया। ऐसे ही 16वें वर्ग में ऑक्सीजन परिवार का थर्ड मेंबर कौन सा है, ऐसी कितना परमाणु क्रमांक है, सीधी सी बात है 8, 8, 16 और 18, 34। ऐसे ही एलोजन परिवार में तीसरे तत्व का परमाणु क्रमांक, सीधी सी बात है एफ का होता है 9, 9 और 8 17, 17 18 35। इस प्रकार हो सकता है 2019 में पूछ ले आपको कि नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन परिवार के या एलोजन परिवार के तीसरे दूसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक और उसका नाम आ जाए। तो इसलिए आपको ये कोशिश करें कि आपको इन तत्वों के नाम याद हो जाए और परमाणु क्रमांक को रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस प्रकार जोड़कर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्ग 15। वर्ग 15 के तत्व। अब चूंकि बताया किसी में 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें होता है बताता हूँ। पहले हमें क्या बताना है कि आवर्त सारणी के नाइट्रोजन परिवार। दूसरी बात, इस परिवार में कितने तत्व हैं, तो प्रत्येक परिवार में 5 तत्व हैं। इसमें भी 5 तत्व हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये 5 तत्व नाइट्रोजन परिवार में है। अब है कि उपलब्धि यानी प्राप्ति, ये तत्व भूपट किस रूप में पाए जाते हैं, कौन से अयस्क में पाए जाते हैं, ये प्राप्ति
नाइट्रोजन परिवार, इन पांचों का हम अलग अलग बताए। पहले हम लेंगे नाइट्रोजन का। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में वायुमंडल में पाई जाती है। अगर ध्यान हो, वायु का अनुपात आपने पढ़ा होगा कि वायु में आयतन के अनुसार 78% क्या होती है, नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन मुक्त अवस्था, नाइट्रोजन मुक्त और संयुक्त दोनों में पाई जाती है। यहाँ वायुमंडल में करीब 78% वायुमंडल में ये गैस अवस्था में पाई जाती है। इसलिए वायुमंडल के आयतन की 78% क्या होती है, ये नाइट्रोजन, वो N2 यानी गैस के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा यह संयुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। अब आ जाता है कि नाइट्रोजन के 2 S के नाम बताओ जो भूपरिटी में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुख्य इसके 2 S है, एक है NaNO3, एक है KNO3। ये इसे बोलते हैं चिल्ली साल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर। इसे बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर। तो ये मुख्य इसके 2 संयुक्त अवस्था में अयस्क है। तो पूछा जा सकता है कि चिल्ली साल्टपीटर का नाम और सूत्र और रासायनिक नाम, इंडियन साल्टपीटर का सूत्र और रासायनिक नाम, तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा नाइट्रोजन जीव जंतु और पौधे, इनमें शरीर में जो प्रोटीन जीवाणु है वो उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। हमने आपको जीवाणु में पाठ तो प्रोटीन के बारे में बताया था। तुम्हारे शरीर में प्रोटीन के रूप में मुख्य तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन। इसमें आप पढ़ा होगा ये प्रोटीन में एमिनो अम्ल की इकाई होती है और प्रत्येक एमिनो अम्ल में एक क्षारीय NH2 समूह होता है। एंजाइम, DNA, RNA यानी सभी प्रकार के जो प्रोटीन है उसका मुख्य अवयव क्या होता है, नाइट्रोजन। तो कह सकते हैं कि जीव जंतु और पौधों के प्रोटीन का मुख्य अवयव तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है। इसके बाद में दूसरा आता है फास्फोरस। फास्फोरस चट्टानों में यानी सुप्त अवस्था में केवल ये चट्टानों के जो रॉक साल्ट होती हैं, रॉक बोलते हैं चट्टानों को, उस रॉक्स के अंदर फास्फोरस है वो पाया जाता है। किस रूप में, रॉक फास्फेट। फास्फोरस के भी 3 ऐसे हैं, एक होता है रॉक Ca3PO4 रॉक फास्फेट, एक होता है फ्लोरेपेटाइट, एक होता है क्लोरेपेटाइट। यानी Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसे बोल CaF2, ये होता है फ्लोरेपेटाइट। और यहाँ Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaCl2, ये होता है क्लोरेपेटाइट। तो पूछा जा सकता है कि फास्फोरस भूपरिटी में किस रूप में पाया जाता है, सुप्त अवस्था में पाया जाता है, उस यौगिक का नाम क्या है, रॉक फास्फेट बोलते हैं उसको। इसके अलावा फ्लोरेपेटाइट और क्लोरेपेटाइट के रूप में फास्फोरस पाया जाता है। जंतु और पौधों में, हमारे शरीर में भी ये जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, फास्फोरस फास्फेट के रूप में। DNA, RNA हम पढ़ेंगे आप, और आपने अध्ययन भी कर चुके हैं इसमें।
डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के 3 भाग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में शर्करा क्या है? पेंटोज, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। दूसरा है नाइट्रोजन क्षारक, जो आपने पढ़ा डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। आरएनए में साइटोसिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। और तीसरा क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरस हमारे शरीर में हड्डियों और न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली लाइको फास्फोट की बनी होती है, यानी शरीर में अनेक जो जैव अणु है उनमें नाइट्रोजन की भांति फास्फोरस भी पाया जाता है। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, वही केवल सल्फाइड एस्को के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार बिस्मथ भी बहुत ही कम मात्रा में, यानी ये नेक्स्ट लास्ट में जो 3 तत्व है बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये थी इनकी प्राप्ति, पहला पार्ट। सेकंड इसके अंदर आता है प्रकृति और भौतिक अवस्था, यानी कि फिजिकल स्टेट, यानी ये जो 5 तत्व है इनकी भौतिक अवस्था क्या है। यहां हो गए से तत्व, यहां हो जाएगा भौतिक अवस्था, और यहां प्रकृति। इसमें धातु, अधातु, उपधातु क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। N2 मुख्य क्या होती है? गैस अवस्था में पाई जाती है और सुप्त अवस्था में, यानी कि ये गैस में होती है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और ये भी, यानी कि इन 5 तत्वों में नाइट्रोजन एक ऐसी तत्व है जो N2 के रूप में गैस अवस्था होती है। बाकी के 4 तत्व क्या होते हैं? ठोस अवस्था में। प्रकृति ये क्या होती है? अधातु। फास्फोरस भी अधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होती है? उपधातु। और लास्ट में Bi क्या होती है? धातु। तो ये इनकी प्रकृति पूछ ली जाए। नाइट्रोजन आ जाता है वर्ग 15 में। कौन से तत्वों की प्रकृति अधात्विक है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। उपधातु आर्सेनिक और एंटीमनी, और धातु क्या होती है? बिस्मथ। तो ये इनकी भौतिक अवस्था। उसके बाद थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 15, यानी कि नाइट्रोजन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इनके P उपकोष के 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। N का विन्यास क्या हो जाएगा? He2S2 2p3 7 होता है इसका परमाणु क्रमांक। P का 15, नियोन 3S2 3p3, आर्सेनिक 33, Ar 3D10 4S2 4p3, एंटीमनी 33 और 18 51, Kr 4D10 5S2 5p3 और बिस्मिथ
83 रेडॉन 4F14 6S2 6P3। ये इन पांचों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पूछ सकते हैं नाइट्रोजन परिवार के दूसरे सदस्य का नाम और परमाणु क्रमांक, तो इसमें 8 जोड़ देंगे, तो N का हमें 7 यहाँ जोड़ना चाहिए, तो ये विन्यास हो जाएगा। थर्ड मेंबर पूछ ले तो 18 और 15 में 18 जोड़ देंगे आर्सेनिक को। इस प्रकार किसी भी तत्व के बारे में विन्यास पूछ लिया जाए, इस विन्यास को आसानी से अपने जवाब दे सकते हैं। और ये विन्यास बोर्ड में इस बार क्या पूछा गया कि वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। ये इनके बाएं कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नंबर 4 आता है अब परमाणु आकार। परमाणु आकार से तात्पर्य आप जानते ही हैं, नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य बीच की दूरी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार। ये सब +1 में आप कर चुके हैं। परमाणु आकार में धनायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या, समइलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, आवर्तता, सब चीज़ें आप अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ हमें क्या बताना है कि इस वर्ग में, क्योंकि ये वर्ग में क्या हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं, तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर इनके आकार में क्या परिवर्तन होता है, आप जानते ही हैं क्या कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तत्वों के परमाणु आकार में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। क्यों कि प्रत्येक आवर्त में नए कोश का निर्माण होता है, उसकी दूरी नाभिक से अधिक होती है। इस कारण नया कोश बनने के कारण इनके आकार में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है। लेकिन हमने आपको अपवाद बताया, ध्यान हो तो, बोरोन का आकार, उधर बोरोन और एल्यूमिनियम का आकार में आपको पीछे आपको बताया गया कि आकार में से क्या होना चाहिए, जैसे ये है NPAS SB और BI। नियम क्या है, N का आकार ये है, इस प्रकार आकार में वृद्धि होनी चाहिए, इस प्रकार आकार बढ़ने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, अपवाद है, आपको +1 में बता दिया गया था। क्यों, अभी आपने विन्यास बनाया है कि 3D 4D 4F पहले आते हैं। P उपकोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पहले 10 इलेक्ट्रॉन D कक्षा के आते हैं और 18 और 14 आते हैं F कक्षा। वो नाभिक के निकट होने के कारण वो आकार में कमी कर देते हैं। इस कारण आर्सेनिक, एंटीमनी और इनके आकार लगभग क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं, बहुत कम अंतर होता है। क्यों कि इनमें डी कोश उपांत्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो नाभिक के निकट होने के कारण आकार में कमी कर देता है। इस कारण आ जाता है कि आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित के आकार लगभग समान क्यों होते हैं। उसमें आ जाए तो आ जाएगा लैंथेनाइट कुंचन, एक आ जाएगा डी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये आकार है। इसके बाद आता है आयनन एंथैल्पी। इसको हम आयनन विभव भी बोल देते हैं, आईपी बोल देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। परिभाषा आपने +1 में की हुई है। गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के संयोजकता कक्ष से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश घटता, परमाणु आकार घटते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। इस कारण वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करती है और इन इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आवर्त में आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं। लेकिन वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं
आयनन एंथैल्पी के मान घटते हैं, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि होती है। हाँ, आर्सेनिक और एंटीमनी के आयनन विभव लगभग समान क्यों होते हैं? क्योंकि उनके लैंथेनाइड्स कुंचन या उनमें आवरणीय प्रभाव पाया जाता है। इस कारण उनके आकार लगभग समान होने के कारण आर्सेनिक और एंटीमनी के आयनन एंथैल्पी लगभग समान होते हैं। तो यहाँ एक अपवाद आ जाता है, क्या बुक में भी दिया हुआ है कि जैसे हम वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या है, आयनन विभव के मान बढ़ते हैं। इसका जैसे 8 पॉइंट समथिंग है, इसका 11.3 है, इसका 14.3 है, इसका 13.0 है, इसका 17, इसका 22 है। यहाँ इसका अपवाद है कि वर्ग 15 और 16, बुक में ध्यान से देखना कि वर्ग 15 की जो आयनन एंथैल्पी है वो वर्ग 16 से क्या होती है ज़्यादा, जबकि क्या होना चाहिए कम, और 16 के कम है। नियम क्या है कि वर्ग 16 की आयनन एंथैल्पी वर्ग 15 से अधिक होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में समूह 16 की आयनन एंथैल्पी 15 से कम होती है। इसका कारण के लिए हमें पहले विन्यास देना होगा। वर्ग 15 का एन का विन्यास ले लो, क्या होता है इसका? टू P3। ओ का क्या होता है? 16। टू S2 2P4। और इनका सामान्य विन्यास क्या होता है समूह 15 का? NS2 NP3। 16 का क्या होता है? NS2 NP4। तो इनके विन्यास से ही स्पष्ट हो जाता है कि समूह 15 की आयनन एंथैल्पी 16 से अधिक क्यों होती है। आप जानते हो P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। तो समूह 15 में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और 16 में देखिए P उपकोष में ये विन्यास क्या है? अर्धपूरित है, और ये है न तो अर्धपूरित और न ही पूरित है। यानी कि पहले दोनों का विन्यास बना देंगे N, और ऊपर से आता है कि N का आयनन एंथैल्पी O से ज़्यादा होती है, O की आयनन ऊर्जा N से कम होती है। बात एक ही है। या जाए 15वें वर्ग की आयनन ऊर्जा 16वें से ज़्यादा होती है। जवाब एक ही है। पहले प्रश्न के अनुसार विन्यास बना देंगे। N और O आता है तो ये व्यक्तिगत विन्यास बनाएंगे, सामान्य आता है तो 15 वर्ग का उस दोनों का इलेक्ट्रॉन की विन्यास बना देंगे। अब उस विन्यास से स्पष्ट है कि वर्ग 15 का जो P उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यह एक स्थायी विन्यास है। ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि वर्ग 16 या ऑक्सीजन का P उपकोष का विन्यास न तो अर्धपूरित और न ही पूरित है, यानी अपेक्षाकृत कम स्थायी विन्यास है। ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि N का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा O से ज़्यादा होती है, या फास्फोरस की आयनन ऊर्जा सल्फर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कल कराएंगे।